$21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? इस वक्त दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे भयानक जंग पर है। कई लोग इसे ट्रम्प का सबसे बड़ा ब्लंडर कह रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं उसने इंडिया के साथ भी इतना ही बड़ा ब्लंडर किया था? पैटर्न लगभग सेम था। पीएम के अमेरिका से वापस आने के 3 दिन बाद ही उसने दावा किया कि यूएसएड ने इंडिया में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन खर्च किए थे। अब वो हम बंद कर देंगे। और ये खुराफाती दिमाग था मस्त चाचू का, जो थे हेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, यह somebody else का मतलब था कांग्रेस। ट्रंप ने पिछली बाइडेन सरकार पर सीधा आरोप लगा दिया कि उन्होंने कांग्रेस को पैसे दिए हैं बीजेपी को हराने। उस वक्त ट्रंप और मस्क की अच्छी साठगांठ थी। कईयों का तो मानना है ट्रंप चुन के ही मस्क के कारण आए हैं। उसके हिसाब से अगर अमेरिका बाकी देशों में पैसे देकर दखलंदाजी बंद कर दे तो अमेरिका के काफी पैसे बच सकते हैं। With the new administration, there's less interest in interfering with the affairs of other countries. I think a lot. There's the times the United States has been kind of pushy in international affairs, which may resonate with a number of members of the audience. And I think we should, in general, leave other countries to their own business. And basically, America should mind its own business. फिर क्या, हाहाकार तो मचना ही था। बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने पक्का पैसे लिए और कांग्रेस कहती रही हमको प्रूफ दिखा दो कि हमने लिए है। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू रहा। भारत ने नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। ये कहां है आपके डोवल साहब? कहां है आपकी आईबी? कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु है। हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी? और ये और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। In the past, we've seen certain political parties, like the Congress, even engaging with organizations like Cambridge Analytica, which was in an attempt to somehow create some kind of influence that may change around or interfere with the election process. Now you have this 21 million. So certainly, if anyone has received money under it, that has to be made clear. ये पैसा कहाँ आता था, किसके पास आता था, किस संगठन को जाता था, ये सारी मालूमात होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मिस्टर मास्क ने कोई बयान दे दिया, उसके बुनियाद पे किसी को भी बदनाम किया जाए, वो गलत है। तत्कालीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी जी ने चीख कर कहा भी कि हाँ, अमेरिका के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, ताकि जिस तरीके से हम इतने बड़े देश में इतने अच्छे से इलेक्शन करवा लेते हैं, उसी तरीके से आपके यहाँ इलेक्शन करवाने में हम आपकी ट्रेनिंग में मदद करेंगे। और इस चीज़ के लिए इंडिया को कोई पैसा अमेरिका से क्या कहीं से भी नहीं मिला है। It's kickbacks or what's going on, but the people, look, I ran on this, and the people want me to find it, and I've had a great help with Elon Musk, who's been terrific. Bottom line, you say you trust him. Trust Elon? Oh, he's not gaining anything. In fact, I wonder how he can devote the time to it. He's so in. इस एक्स्ट्रा भरोसे के एक्टिंग की ओवर एक्टिंग हो गई। दरअसल ये $21 मिलियन का भी इंडिया पहुंचे नहीं, क्योंकि वो इंडिया के थे ही नहीं। वो असल में थे बांग्लादेश के प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम था अमार वोट अमार। इलॉन मस्क के डोज वालों ने ये कैंसिल्ड हुए प्रोजेक्ट की लिस्ट निकाली, उसमें बांग्लादेश की जगह इंडिया वाला टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, और ट्रंप भाई साहब ने बिना फैक्ट चेक किए वैसे के वैसे इस रिपोर्ट को साइट कर दिया। The embassy confirmed in July that no such voter turnout project existed in India. Interestingly, there's also a larger development here. The US embassy has informed India that all USAID operations in the country will shut down by August 15, 2025. शर्म के मारे USAID प्रोग्राम ही इंडिया से बंद हो गया। सोवियत रशिया का प्रभाव बंद करने के लिए केनेडी सरकार ने USAID प्रोग्राम शुरू किया, ताकि बाकी देशों का झुकाव रशिया पे ना होते हुए अमेरिका पे आए। धीरे धीरे ये संगठन सेवा भाव कार्यों में जुट गई, जैसे चिकित्सा सेवा, साक्षरता और पर्यावरण संवर्धन। भारत में वो मुख्यतः टीबी और HIV के संक्रमण को रोकने के लिए काफी काम कर रही थी। Supports global networks of disease surveillance and biomedical research that help local populations practice a form of soft power worldwide, allowing America to keep a friendly presence in developing countries, including countries that are key strategic allies. USAID had projects in around 130 countries in 2023, according to the Congressional Research Service. In 2023, 70 of the 77 countries the World Bank determined to be low and lower middle income countries received USAID assistance. The scope of USAID's work is extensive: war relief in Ukraine, peace building in Cambodia, vaccination efforts in Nigeria, HIV prevention in Uganda, maternal health assistance in Zambia. मेरे रिसर्च में मैं ट्रैक करता हूँ कि सोशल मीडिया वोटर बिहेवियर को कैसे शेप करता है, और ये मामला उसकी सबसे बड़ी केस है। एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक पर बना यह पॉलिटिकल नैरेटिव इतना पावरफुल हो गया कि इसने दशकों की हेल्थ और क्लाइमेट प्रोग्राम्स को जड़ से हिला दिया। इसका नुकसान इंडिया का टीबी प्रोग्राम पूरी तरह ठप हो गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस 36% तक बढ़ सकते हैं। बड़े बड़े क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप्स खत्म कर दिए गए, जिससे माइक्रो लेवल पर इंडिया का ग्रीन टेक ट्रांजिशन धीमा हो गया। साफ पानी के वॉश प्रोग्राम और जेंडर बेस्ड वायलेंस प्रोटेक्शन जैसे जमीनी प्रोजेक्ट्स ने रातों रात अपना टेक्निकल बैकबोन खो दिया। पर सबसे बड़ा नुकसान मैंने बोधगया के जयप्रकाश उद्यान में देखा। USAID वहाँ कोई इलेक्शन फिक्स नहीं कर रहा था, बल्कि बटरफ्लाइज को बचा रहा था, पर इस टॉक्सिक पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ की फंडिंग रुक गई।
ऐतिहासिक रूप से यूएसएड बिहार में बायोडाइवर्सिटी और इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को फंड करता आया था। यह स्पेसिफिक सेंटर गया फॉरेस्ट डिवीजन के साथ मिलकर बनाया गया था ताकि कंजर्वेशन को बढ़ावा मिले और लाइव रिलीज पक्षियों या कीड़ों के आज़ाद करने की रस्म का एक सस्टेनेबल विकल्प मिल सके। यह सब यूएसएड के फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी प्लेटफॉर्म का हिस्सा था। इसका वोटर टर्नआउट या इलेक्शन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। डिजिटल युग में एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक सिर्फ हेडलाइन नहीं बदलती बल्कि ऐसे संस्थान तक को बंद करवा सकती है। आप बोलोगे कि क्या बेवकूफ़ नेता है दोनों तरफ के कि उन्होंने बोलने से पहले फैक्ट चेक तो कर लेना चाहिए था। ये तो मैं अपने घर बैठे भी कर सकता हूँ, पर पॉलिटिक्स के खेल में इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन का वेपनाइजेशन ज़्यादा असरदार होता है। तो हाथ में आया हुआ कॉन्ट्रोवर्शियल समीकरण कोई भी पार्टी हाथ से क्यों जाने देगी। सोशल मीडिया की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने यूएसएड की इस मौजूदगी का फ़ायदा उठाया और इसे फ्लैटन कर दिया। उन्होंने एजेंसी की इसी हर जगह मौजूदगी का इस्तेमाल किया ताकि आम वोटर जिसे अपने शहर में वो स्टिकर देखा है उसे इलेक्शन इंटरफेरेंस का दावा सच लगे। यह घटना साबित करती है कि आज के दौर में परसेप्शन नज़रिया बजट से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। बोध गया कि तितलियां तो शायद उड़ती रहेगी, लेकिन ये डिजिटल नैरेटिव जो पीछे छोड़ गए हैं वे अब इस बात का परमानेंट रिकॉर्ड बन चुके हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और उसे कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ नैरेटिव सॉवरेनिटी मतलब विदेश मदद ना लेने का गर्व को ह्यूमन सिक्योरिटी जो असल मदद जिसकी ज़रूरत है के ऊपर रखा जाता है। फैक्ट्स धीमे चलते हैं लेकिन नैरेटिव बहुत तेज़। एक टाइपिंग क्लरिकल मिस्टेक को अपनी सेहत और पर्यावरण का फैसला ना करने दे। स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।